हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का। ये चैप्टर जो है कई मायनों में देखा जाए तो 11वीं क्लास के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उसके साथ काफ़ी मैच करता है। प्लस जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन अ प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट। दोस्तों ये चैप्टर जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाई जाएगी, क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए दोनों लैंग्वेज के जो है डॉस लेके आया है। तो आप देखोगे कि इसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स के जो है हम पढ़ेंगे, प्लांट की वीकनेस, लीव्स कैसे कार्य करता है और कैसे जो है अपना मिट्टी से जो है मैन्योर लेके, फर्टिलाइजर लेके किस प्रकार जो है अपना जो है ये भोजन तैयार करता है। तो ये सारे कुछ तब होगी जब ये आप चैप्टर देखिएगा। लेकिन चैप्टर देखने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is initially minerals element. Friend, what do you mean initially mineral element? You know that 112 element has been discovered until now. So you might be wondering whether the plant require all 112 elements for their minerals nutrition. Most of the mineral elements present in the soil are absorbed by the roots of the plant, but all are not initially. Only 70 elements are considered as essential for the plants. Let's us now discuss the criteria for their essentiality of element of normal plant growth. Friend, here is only 70 elements are considered as essential for the plant. So, first point is the criteria for the essentiality of element. Criteria for the essentiality of element. The nutrient of element which is the essential for the healthy growth of plant is called initially nutrition and initially element. The initially nutrition and initially element, their roots absorb about 60 element from the soil. They determine which one is initially element is the following criteria are used. Here, first point is initially element is absolute. They are necessary for normal growth and reproduction of the plant and should be a part of initially metabolite for a plant growth. Second is the requirement of the element is very specific and it cannot be replaced by another element. The element is directly or indirectly involved in their metabolism of a plant. And fourth is in the deficiency of the initially element, their plant would be exhibit to especially symptom of deficiency and the plant would be recovered from the symptom if supplied with the deficiency element. For example, magnesium is said to be an initial element because initially for their formation of chlorophyll molecules, it is a deficiency caused by the loss of
लीव्स। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अनिवार्य खनिज तत्व इनिशियली जो है मिनरल्स एलिमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, आपको ज्ञात ही है कि अभी तक जो है हमने 112 तत्व की खोज कर चुके हैं। अब जो उत्सुक होंगे कि क्या पौधों की खनिज पोषक के लिए साढ़े 112 तत्व की आवश्यकता होती है। अधिकांश खनिज तत्व जो है मिट्टी में उपस्थित होते हैं तथा जो है पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित भी होते हैं, परंतु सारे तत्व अनिवार्य नहीं होते हैं। केवल 17 तत्व जो होते हैं पदार्थों के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। अब हम तत्व की अनिवार्यता परिभाषित करने की कसौटी का आधार समझेंगे कि आखिर हम इसको जो तत्व है उसको हम कैसे जो है इसको जो है हमारे लिए और पौधों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, जो ये इसको वृद्धि करने में हेल्प कर सकता है। कहते हैं कि तत्वों की अनिवार्यता जानने कसौटी का आधार क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है कि तत्वों की अनिवार्यता कितने रखती है, क्या पौधे के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे जो है, क्योंकि हमारे समझ जो है 112 एलिमेंट है और 112 एलिमेंट जो है कुछ ना कुछ अपना गुण लेके ठीक है जो है यहाँ पर उपस्थित है। कहते हैं पौधों की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं उन्हें अनिवार्य पोषक तत्व या अनिवार्य तत्व भी कहते हैं। जैसे मिट्टी से जड़ें जो है करीबन 60 तत्व अवशोषित करती है। 60 तत्व जो है पौधे जो हैं धरती से अवशोषित करती है। यह अवशोषित करने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं एक अनिवार्य तत्व पादप की सामान्य वृद्धि तथा जनन पूर्ण रूप में आवश्यक होती है। देखिए, अगर किसी एक एलिमेंट की कमी हो जाए तो पौधे जो है अपना फल देने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। कहते हैं उस तत्वों की आवश्यकता बहुत वृहत होती है तथा कोई अन्य तत्व से स्थापित नहीं कर सकते। यानी जो तत्व उसको चाहिए वो तत्व उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दूसरा तत्व आप उसको दे नहीं सकोगे। ठीक है, यह तत्व पादप पोषण में सीधे जो है संगठित होती है, यानी डायरेक्ट जो है ये अब्जॉर्ब करती है। इसमें जो उदाहरण के लिए आप देख सकते हो मैग्नीशियम एक अनिवार्य तत्व माना जाता है क्योंकि यह क्लोरोफिल अणु निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी न्यूनतम से पत्तियां पीली पड़ जाती है, यानी इसका कम होगा मात्रा तो आपको पता है कि जो मैग्नीशियम की कमी से जो है पत्तियां पीली दिखती है, तो पीली हो जाएगा तो समझ जाना कि इसमें जो है मैग्नीशियम की कमी है। अब हमारे यहाँ अनिवार्य तत्व के प्रकार टाइप्स हम देखते हैं क्या है। Friend, the example is a magnesium is said to be an extremely element because it is initially for the formation of chlorophyll molecules. It is deficiency causing the yellowish on the leaf. There is the magnesium is not found in plant. There is the deficiency of the yellowish on the leaf. So it is an important case of plant. And our next topic is the types of initially element. So what do you mean the types of initial element? Initial element may be required in a small amount or a large amount. Accordingly, there has been to the grouping into two categories. The first is macro element. Second is a macro element. Friend, micro and macro, they are different word. MICRO macro and here MACRO macro mean I and A is a different in the meaning for the micro and macro element. Macro means very small amount of uses, but macro is a large amount is a using. Here, what is difference between to the macro and macro element? Show here. The first is a macro, second is a macro. This is required in the minimum quantity. Friend, this requires a minimum quantity like a 0.1 mg per gram of dry matter or less than that. Also called trace element. And macro is the second is required is a relatively large quantity like 1 to the 10 milligram per gram dry matter. And micro is example of manganese, boron, cobalt, copper, beryllium, iron, zinc and chlorine and required in very small quantity. But second is the macro is example carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium and nitrogen, sulfur. There is important for the exam view, so learn now. Here the next is a source of initially element for a plants. After studying the types of initial element, we will be now discuss about their source. Most of the initial element are taken from a soil and some from their atmosphere. The table given below to focus on the source of differentially of element. The here elements and source of element. The carbon is take as a carbon dioxide from the
Atmosphere means air. The oxygen is absorbed in their molecules from the air from a water. It is also generated within the green plant due to photosynthesis. So oxygen is an important element. But third is a hydrogen, the release from the water due to photosynthesis in their green plant. And next is a nitrogen. The nitrogen is absorbed by the plant is a nitrate ion or the ammonium ion from the soil. Some organisms like a bacteria and cyanobacteria can be fixed nitrogen from the air directly. There is a next is a potassium, calcium, iron, phosphorus, sulfur and manganese. Here, absorbed from the soil are actually derived from to the weathering of a rock. So they are the called mineral element. They are absorbing in their ionic form potassium, calcium, iron एंड सो एक्सेट्रा। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे समक्ष जो है पत्तियों को हमने पढ़ा भी था कि पत्तियों को अगर पीला होता है तो उसका मतलब मैग्नीशियम की कमी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है अनिवार्य तत्व के प्रकार। देखिए अब कौन कौन से अनिवार्य तत्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं अनिवार्य तत्व की आवश्यकता कम अथवा अधिक मात्रा में हो सकती है। अंत इन्हें दो खंडों में बांटा गया है। यहाँ पर जो पहला खंड है आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है माइक्रो एंड मैक्रो। देखिए माइक्रो में मैं ए की मात्रा आई की लग रहा है बट इसमें ए आ रहा है, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कि दोनों को एक जैसा ना लेंगे। इसमें आई लगता है, इसमें ए लगता है, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म तत्व और विहित तत्व। सूक्ष्म तत्व का मतलब दोस्तों होता है कि जो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, और विहित तत्व का मतलब होता है जो अधिक अमाउंट में चाहिए। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है। मैक्रो जो होती है बहुत छोटी अमाउंट में पौधों को चाहिए होता है। चाहे आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि इंसानों के लिए भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि जो इंसान को भी जो होता है दो तरह के ही एलिमेंट चाहिए होता है। एक तो सूक्ष्म होता है, एक वृहद होती है, यानी कोई मैक्रो एक मैक्रो होता है। मैक्रो कम अमाउंट में चाहिए होता है और जो मैक्रो होता है सेम अधिक अमाउंट में चाहिए होता है। तभी मैंने कहा ना कि इंसानों में बहुत कुछ जो है एक जैसा ही है, पौधों के जैसा ही है। जैसे पौधों में है वैसा ही इंसानों में ही है। आप अगर जो बच्चे +2 में लिए होंगे फिजिकल एजुकेशन NCERT के बुक लिए होंगे उसमें ये टॉपिक है और इसको आप समझ सकते हो। न्यूट्रिशन के टॉपिक जो है ह्यूमन्स बॉडी में, तो यही मैं बात बताना चाहता हूँ कि दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। अगर जो बच्चे ने अगर अच्छे से स्टडी किया हुआ है, समझा है, तो बहुत कुछ इंसान और पौधों के बारे में वो जान सकता है। चलिए ये कहते हैं सूक्ष्म तत्व जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं और वित्त पोषक तत्व, ठीक है। कहते हैं कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, जैसे 0.1 मिलीग्राम प्रति ग्राम शुष्क पदार्थों का जो है 0 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर या इसमें कम की, इन्हें सूक्ष्म मात्रक तत्व भी कहते हैं, यानी इसको ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। जो वित्त होती है अपेक्षित अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे 1 से लेकर 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम शुष्क पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर आप उदाहरण लेना चाहोगे तो जो सूक्ष्म का है वो है मैग्नीशियम, बोरोन, कॉपर, मालिडियंस, लो, जिंक, क्लोरीन, बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। यही वित्त तत्वों के जो उदाहरण है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम तत्व, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात जो है पादपों के अनिवार्य तत्व के स्रोत। अब देखिए इसका स्रोत कहाँ से मिलते हैं, ये कहाँ से इनको प्राप्त होते हैं। कहते हैं अनिवार्य तत्व के प्रकार पढ़ने के बाद हम उनके स्रोतों के बारे में जानेंगे। अधिकांश जो होता है अनिवार्य तत्व मिट्टी से प्राप्त होती है तथा कुछ वायुमंडल से। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न तत्वों के जो है स्रोत अंकित किए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले कार्बन आता है जो कि पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वायुमंडल वायु से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको प्राप्त होती है पौधों को, यानी हम लोग को जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो पौधे लेते हैं और अपना भोजन बनाने में यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो दूसरा एलिमेंट यही है ऑक्सीजन। तो कहते हैं वायु अथवा जल से अणु के रूप में अवशोषित होती है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों में भी बनती है, यानी पौधों में ये बनती है और इंसानों द्वारा अवशोषित किया जाता है। उसके पश्चात हाइड्रोजन। कहते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय जल से निष्कासित होती है। हाइड्रोजन जो होती है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय जल से निष्कासित होती है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष नाइट्रोजन। देखिए दोस्तों पौधों द्वारा मिट्टी और नाइट्रेट आयन अथवा अमोनिया आयन के रूप में अवशोषित होती है। कुछ जीवाणु जैसे
साइन ऑफ बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन का सीधे स्थिरीकरण कर लेता है। आपको पता है जो दलीदार पौधे होते हैं ना, उनके जड़ों में नाइट्रोजन वेक्टर्स नाम की बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट तत्व के साथ विद्यमान होता है, यानी उसमें नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन आपको पता है पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जो किसान अच्छे हैं, जो समझदार किसान हैं, कोई भी फसल लगाने से पहले दलीदार पौधे लगा देते हैं और उस या तो उसको पौधे के जो होते हैं उसी में मिट्टी में मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है ना पौधों के लिए प्राप्त हो जाता है। तो चलिए, ये तो इंटेलिजेंसिंग फार्मिंग का एक टेक्निक था जिसको आपको भी जानना और समझनी चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है, ठीक है, पोटाशियम, कैल्शियम और लो फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम। देखिए, कहते हैं कि ऐसी मिट्टी को अवशोषित होते हैं जो सेल एवं चट्टानों के अपेक्षा से बनती है। ये सेल और चट्टानों से बनती है। अंततः इन्हें खनिज तत्व भी कहते हैं। ये आयन के रूप में भी अवशोषित होते हैं, जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन और भी हो सकते हैं एलिमेंट, जैसे कि आपको देख ही सकते हो, तो बहुत से हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। The next topic is role of macro and macronutrient. Friend, it is the most important for 11th NCERT books and as a 12th is a NIOS board. It is the most important topic, role of macro and macronutrient. Initially, elements perform of various functions. They carry out of several metabolic process in the plant cell, like the maintenance of the integrity of cell, transportations of electron, membranes, permeability and enzyme activity. Initially, element also act an important constant of their macromolecules and coenzyme. The various functions of the macro and macronutrient are given in their following table. The form is which is the element are taken in their functions are described or table given to the below. Friend, here is the element form with the element taken in and region of plant, they require element and function. So, have a explain the shortly the nitrogen N. There is a form of nitrate and minus NH ions, ammonia ions, all tissue particularly in the matrix of tissue. The functions required for the synthesis of amino acid, protein, nucleic acid, and vitamins, hormone, coenzyme, and ATP in the chlorophyll. Second is a phosphorus. Phosphorus is a form is the element taken. Two types of taken. There is a reasons here young tissue for the other metabolically less active cells. Their functions required for the synthesis of the nucleic acid, phospholipid, ATP, NAD, and the NADP on constituting cell membranes and some protein. And next is the potassium. Potassium plus there is a mathematics the tissue, buds, leaves, and the roots, tips. The function is a activity enzyme associated with the calcium, sodium, sperm in the active transport, anions, anions and cations balance in the cell. Varying about their opening and closing of the stomata and common in a cells. Sap is the plant cell is a vasculus and the help in the derivative of cell. The next is a calcium. Calcium plus 2. There is a matrix of the differential tissue accumulated in the order of leaves. Their function is present in the calcium pectates in their middles lamella of their cells walls. They are joined to the adjacent cell together. Activity enzymes need for the growth of roots and shoulder is needed for normal cells wall development and require cell division, cell inherent. The next is a magnesium. The magnesium is the leaves of the plant and hair function from a part of chlorophyll molecules activity enzyme of the phosphate metabolism and important for synthesis of DNA and RNA. Initially for their binding of ribosome some subunit. And the next is phosphorus. Here phosphorus stem and root tips young leaves of the plant. There is a function as the constitutively of the ammonia acid, cytosines, and there are methionine and there are some protein present in the coenzyme A and vitamins, thiamines is the butane. There is a ferrodex is an increasing root development, increasing the nodal formation of rhizome. The next is a iron. Iron is a present on the leaves and seed. So, need for the synthesis of the chlorophyll as the constitutively of ferredoxins and the cytochromes and activity of the enzyme of catalase. And the next is a manganese. Mean there is all tissue collect the along with the leaf veins and their function is activate many enzyme of the photosynthesis, respiration and the N2 metabolism act or electron donor for the chlorophyll B involved in the decolorations of reaction during respirations. And next is the molecules.
There is a presence all tissue particles in the roots and require for the nitrogen fixations and activate their enzyme nitrate reductase. And the bron is the leaves and seed. Here is the present of leaves and seed and increasing the uptake of water and calcium initially for the meristem activity and growth of pollens tube involved in the transpirations of carbohydrate. And next is the copper. The copper is present in all tissue here, and the function is a component of oxidase is the enzyme and the photolysis and involved with electron transport of photosynthesis. And next is zinc. The zinc is the present of all tissue section. The component is a function is a component of the in diacetic acid is the plant hormones activates of dehydrogenases and the carbolysis present in the enzyme carbonics anhydrase. And the last is a chlorine. Chlorine is the present in the all tissue. This is essentially for oxygen evolution of the photosynthesis and anion and cation balance in the cell. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वृत्त तथा सूक्ष्म पोषक तत्व की उपयोगिता। देखिए सूक्ष्म जो होती है हमें बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है और वृत्त जो होता है अधिक अमाउंट में ज़रूरत होती है, चाहे वो इंसान में हो चाहे वो पौधों में हो, दोनों में जो है सेम ही पोषक तत्व का अपना एक स्थान होता है। आप जो बच्चे सीबीएसई जो पढ़ रहे हैं या एनआईएस बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में जो है आप फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर होगा उसमें भी ये बात दर्शाया गया है, ठीक है, जो आर्ट्स के भी बच्चे होंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल एजुकेशन में देखोगे कि वहाँ मनुष्य के लिए जो है सूक्ष्म और पोषक तत्वों की जो है उपयोगिता बताई गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए आपको ये बात याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान हो या पौधे हो, दोनों में सेम ही कैटेगरी की जो है सारी क्रियाएं होती है। तो जैसे पौधों में ज़रूरत होता है उसी प्रकार इंसान में भी उन एलिमेंटों का अपना एक स्थान रखता है। तो यही बात यहाँ ज़रूरी है। कहते हैं अनिवार्य तत्व विभिन्न कार्य भी करते हैं। ये पादप कोशिकाओं में अनेक जो है उपचारिक क्रियाएं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कार्यान्वित करते हैं, जैसे कि कोशिका की स्मृति को बनाए रखना, इलेक्ट्रॉन का अभिगमन, झिल्ली प्रगमन तथा एंजाइम सक्रिय। कहते हैं अनिवार्य तत्व जैव अणु तथा एंजाइम्स के घटक हैं और वित्तीय एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के विभिन्न कार्य जो है तालिका में आपको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो है आपके समक्ष देखोगे कि इसमें वित्तीय पोषक के बारे में और सूक्ष्म पोषक के बारे में पर्याप्त मात्रा में जो है जानकारी दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि एक तरफ तत्व दिया गया है, दूसरा जो है तत्व के रूप में जिसमें वो ग्रहण करते हैं, यानी जिस फॉर्म में पौधे जो है ग्रहण करते हैं वो दिया गया है, और जो तत्व कहाँ पर जो है पौधों को उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ठीक है, यानी कौन से पार्ट में इसका कार्यात होती है। उसके पश्चात कार्य है कि इसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा समक्ष आता है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो होता है 3 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक NO2, NO3 अथवा अमोनिया NH4 के रूप में प्रेजेंट होता है। कहते हैं कि ये जो होता है आपके पादप कहाँ पर लेते हैं, जैसे समस्त ऊतक में हो जाता है, विशेष रूप से विभोजक में जो है इसका उपयोग काफ़ी होता है। तो इसका कार्य यही होता है कि अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन, न्यूक्लियस अम्ल, विटामिन, हार्मोन, कोएंजाइम, ATP तथा वनहरित के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक ये माना गया है। दूसरा है फास्फोरस। ठीक है, आप सोचते हो दोस्तों कि ये जो मैं बोलता हूँ 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये इसका रीजंस क्या है आपको पता ही होगा। अगर आप किसी भी दुकान में चले जाओ, कहो फास्फोरस दो, तो वो पूछेगा बंदा कि फास्फोरस कौन सा चाहिए, H2O4 चाहिए कि HPO4 चाहिए, तो आपको ये नाम बताओगे तभी जाकर वो देगा। कहते हैं इसका जो कहाँ होता है उपयोग, कहते हैं अपचायित क्रम सक्रिय कोशिका से बने तरुण उत्कों में इसका उपयोग होता है। न्यूक्लियर अम्ल, फास्फोलिपिड्स, ATP, ADP तथा NADP के संश्लेषण में आवश्यक कोशिका झिल्ली एवं कुछ जो है प्रोटीन का संघटक के रूप में इसका उपयोग होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पोटाशियम। देखिए पोटाशियम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पत्तियों में, क्योंकि आपको पता है कि इसके वजह से वो पीला भी पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें पौधों को भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। कहते हैं विभोजक उत्कों की जो है कालिकाएं पत्तियों एवं जो है मूल शीश में पाया जाता है। उन एंजाइमों की सक्रिय के लिए जो कैल्शियम और सोडियम से पंप हेतु सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आवश्यक होते हैं। इसमें कोशिकाओं में जो है ये धनात्मक तथा ऋणात्मक जो है संतुलित बैलेंस करते हैं, यानी कैटायन आयंस को बैलेंस करते हैं। रंध्रों का खुलना बंद होने के नियंत्रित करता है। पादप कोशिका रसदानी और कोशिका रस में जो है सेल सैप में उपस्थित कोशिका की स्मृति बनाए रखने में भी अपना ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम जो है
ठीक है, वो भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। विभोजक एवं विभेदित होते ऊतकों की पुरानी एवं पत्तियों में संचलित करता है। इसका कार्य यही होता है दोस्तों कि पास पास कोशिकाएं भित्ति को जो है मध्य पट्टिकाओं में कैल्शियम पैक्ट्स के रूप में उपस्थित उन एंजाइमों को सक्रिय करती है जो मूल्य तथा प्रोहोसिस के वृद्धि के लिए आवश्यक है। सामान्य कोशिका भित्ति परिवर्धन के मदद करता है तथा कोशिका विभाजन एवं कोशिका परिवर्धन हेतु काफ़ी आवश्यक भूमिका अदा करता है। उसके पश्चात है मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है क्योंकि मैग्नीशियम जो है पादप की पत्तियों में पाया जाता है। तो ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये इसकी मात्रा न मिले तो पौधे जो होते हैं पीले पड़ जाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। कहते हैं क्लोरोफिल के अणु के घटक है फास्फोरस अपचयन के एंजाइमों को सक्रिय करता है और डीएनए एवं आरएनए के संश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। राइबोसोम जो है उप इकाई के जोड़ने में भी काफ़ी अपना अच्छा योगदान देता है। उसके पश्चात है फास्फोरस। देखिए, फास्फोरस जो है यानी फास्फोरस तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके पश्चात है हमारा सल्फर। ठीक है, सल्फर जो है अगला टॉपिक हमारा सल्फर है जो SO4 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सल्फर एवं मूल शीर्ष तथा पादपों की तरुण पत्तियां में पाई जाती है। कहते हैं ये अमीनो अम्ल सेट्रॉन्स या मेथियोनिन्स का घटक है। कुछ जो है प्रोटीनों का घटक जो है कोई एंजाइम ए विटामिन थायमीन्स वेस्टिट और फेरोटैक्सिन में उपस्थित होती है। प्रोटीन पादपों में ग्रंथि के निर्माण को बढ़ाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद है लोह तत्व। देखिए, लोह यानी पत्तियों एवं बीज को काफ़ी इसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो है इसका कार्य होता है क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। फेरोटैक्सिन्स जो होती है एवं साइटोक्रोम्स का एक घटक जो है कैटलेस एंजाइम को सक्रिय करता है। कैटलेस एंजाइम को काफ़ी ये सक्रिय कर देता है। उसके पश्चात है मैग्नीज। देखिए, मैग्नीज का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं ये समस्त ऊतक पत्तियों की शिराओं के बीच संचलित होती है और इसका कार्य जो होता है प्रकाश संश्लेषण एवं अमोनिया ठीक है नाइट्रोजन उपचार के अनेक एंजाइमों सक्रिय करता है। क्लोरोफिल बी के लिए जो है इलेक्ट्रोड दाता या इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य भी करता है। सुवर्षण के दौरान जो है निकाबॉक्सीकरण को अभिक्रिया में संगठित होती है। उसके बाद हमारा है मॉलिडिब्डेनम यानी MO यानी मॉलिडिब्डेनम जो है MO जो होती है समस्त ऊतक विशेषकर जड़ों में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण को यौगिकरण के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन या यौगिकरण नाइट्रोजन एडिस एंजाइम को सक्रिय करता है जो एंट्रेट एडिडिक्टेस कहलाता है। उसके पश्चात है ब्रोमीन। देखिए, ब्रोन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो फॉर्म में पाया जाता है। ये पत्तियों एवं बीजों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है जल एवं कैल्शियम के अंतर्ग्रहण को बढ़ाता है और विभोजक की सक्रियता एवं पराग नलिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन में भी भाग लेता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात है तांबा। देखिए, तांबा कॉपर का जो है अपना एक स्थान है। ये ऊतक के समस्त भागों में पाया जाता है। इसमें जो होता है साइक्लोडेओस पाया जाता है एंजाइम। उसमें प्लास्टोसाइकिन्स पाया जाता है का घटक होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है इलेक्ट्रॉन अभिगमन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात है जिंक। देखिए, जिंक जो है समस्त ऊतक में पाया जाता है जो कि पौधों के लिए काफ़ी अनिवार्य होता है। ठीक है, इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइटिक्स अम्ल ठीक है इलेक्ट्रोलाइटिक्स एसिड नामक एक पादप हार्मोन घटक होता है। ठीक है, डिहाइड्रोजनस एवं कार्बोनोलिस यानी कार्बोलाइसिस एंजाइम की सक्रियता करता है और कार्बनिक एनोहाइज एंजाइम में उपस्थित होता है। उसके पश्चात अंतिम जो है हमारा क्लोरीन है। देखिए, क्लोरीन जो है यानी Cl जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये समस्त ऊतक में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रकाश रश्मि ऑक्सीजन को जो है मुक्त करने के लिए तथा आयन और कैटायन संतुलित करने में भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। Our next important topic is symptom of minerals deficiency in a plant. Friend, it is the most important topic, symptom of mineral deficiency in a plant. Here, the absence of deficiency not present in the required amount of any of initially there element lead to deficiency symptom. There is the not present in the required amount that is causing to deficiency symptom in plant. The symptom can be studied by their hydroponics. They are under natural condition. This symptom can be taken as indicator of the mineral deficiency in the soil. Here some common deficiency symptom are plant. There is a first is a chlorolysis. Chlorolysis means it is a loss of chlorophyll leading to yellowish in the leaves. It is a causing by their deficiency of element like calcium, magnesium, nitrogen, sulfur, iron, Mn, zinc and more. There is a second is a neurocosis. Neurocosis are the death of tissue. Particularly the leader tissue is the causing by deficiency of
potassium, calcium, and magnesium. There is a next is a inhibitions of cell division is a causing due to the lack of deficiency of nitrogen, phosphorus, bromine, sulfur, and more. There is a next is a standard is regarded as a plant growth causing by deficiency of nitrogen, phosphorus, calcium, zinc, and there is the potassiums. And here premature fall of leaves and the world is a causing by deficiency of potassium and phosphorus, and delay in flowering in the causing due to deficiency of nitrogen, sulfur, and more. There is a most important element. There is a causing of disease in a plant. There is a common deficiency symptom of plant in here. तो जैसा कि आपको पता ही है कि पौधों में खनिज तत्वों की न्यूनता के लक्षण के कारण कई तरह के जो है इनमें बीमारियां हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से भी रखता है। और ये आपको जानना भी चाहिए कि ऐसा कौन कौन से एलिमेंट है जिससे कमी से जिस प्रकार इंसानों को बीमारी होता है उसी प्रकार पौधों को भी बीमारियाँ होती है। तो पौधों में खनिज तत्वों की न्यूनतम के लक्षण के कारण कई बीमारियाँ होती। कहते हैं किसी भी अनिवार्य तत्व की अनुपस्थिति अथवा न्यूनतम उचित मात्रा में अनुपस्थिति से पादप में न्यूनतम लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये लक्षण जल संवर्धन द्वारा देखा जा सकता है। कहते हैं प्राकृतिक परिस्थितियों में ये लक्षण जो है मिट्टी में उन तत्वों की न्यूनता को सूचक भी लिए जा सकते हैं, यानी वो एक सूचक की तरह काम करते हैं। क्योंकि अगर पौधों में कोई भी एलिमेंट की अगर न्यूनतम रहे तो उसमें जो है कई तरह के जो है उसको बीमारी कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे समक्ष कुछ तत्व है, कहते हैं कुछ सामान्य न्यूनतम लक्षण है जिसकी वजह से पौधों की बीमारियाँ होता है। पहला तो होता है हरी माहीनता। हरी माहीनता का मतलब होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है हरी माहीनता, यानी क्लोरोफिल की क्षति के कारण पत्तियों को पीले पड़ने को हरी माहीनता यानी हरी से माहीनता यानी हरा न होना कहते हैं, यानी हरी माहीनता कहलाता है। और इसके कारण जो है पोटाशियम, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, चाहे आयरन हो, जिंक हो, ठीक है, सारे के तत्वों की न्यूनतम के कारण ही ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे समक्ष उतकक्षय। उतकक्षय का मतलब दोस्तों होता है नेरोसिस। नेरोसिस का मतलब होता है उतकक्षय। कहते हैं उत्कों की क्षति, विशेषकर पर्णवर्ण उत्कों की, जिसका कारण जो है पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की न्यूनतम के कारण ये क्षति पौधों को उठानी पड़ती है। यानी ये इसकी अगर न्यूनतम होती है तो पौधे जो होते हैं इसी प्रकार से उनको क्षति पहुंचती है। उसके पश्चात है कोशिका विभाजन का अवरोधन या निरोध का कारण। देखिए कोशिका विभाजन जब अवरोध हो जाती है ना, किसके कारण होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, पोटाशियम की अनुपस्थिति अथवा न्यूनतम के कारण होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कोशिका विभाजन नहीं होती है और प्लांट जो है छोटे से छोटा रह जाता है। जब छोटा से छोटा रहेगा तो 100% जो है उसमें फल फूल लगना उनमें संभव ही नहीं रह जाएगा, या लगेगा भी तो बहुत छोटे अमाउंट में रहेगा। तो इनका भी उपस्थिति होना अत्यंत महत्वपूर्ण है पौधों के लिए। उसके पश्चात है पौधों की वृद्धि। देखिए पौधों की वृद्धि के लिए जो है आपको है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, कैल्शियम की न्यूनतम के कारण भी होती है, पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये सारे एलिमेंट जो है पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। कहते हैं पत्तियों एवं कालिकाओं का समय पूर्व गिरना या झरना ये कैल्शियम और पोटाशियम की वजह से ही होता है, यानी ये पोटाशियम और फास्फोरस की वजह से होता है। और फास्फोरस और पोटाशियम जो होती है बहुत न्यूनता के कारण ऐसी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है पुष्प में देरी, यानी जब पुष्प नहीं आ रहा है, इसका कारण है कि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर जो है और एमओ की जो न्यूनतम कारण ही जो पुष्प में है, पुष्प नहीं हो रहा है पौधों में और पौधे जो है पुष्प देने के लिए सक्षम नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों ये सारे एलिमेंट जो है कितना महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। Our next topic is uptake of mineral element. Friend, what do you mean to uptake of mineral elements? So here, plant absorb a large amount of mineral from a soil. The uptake of minerals ions by their roots may be a passive or active processing. Friend, the large number of minerals plant absorbed by the soils, and there is a first is a passive and second is a active absorption and passive absorptions. First is a passive absorptions, means it is the initially and rapidly phase wherein the ion is absorbed into the outer space of cell through the upper plus. Recall there the lessons number 8. Pathway it is does not require use for any metabolic energy. And second is a active absorptions. It is the second phase of ion uptake. The ion are taken
in a slowly into the inner surface space. Inner space there are symploblast of cells is a lesson 8 already have learned. It's a need their expenditures of metabolic energy. The moment of ion is called to flux. When the ion move into the cell, it is called influx. Influx and their outer movement of ion is called efflux. The mineral ion absorbed by the root system translocated through their xylem vessel to other part of the plant. देखिए दोस्तों, यहाँ पर खनिज तत्व के अंतर्ग्रहण की बात बताई गई है कि खनिज तत्वों का जो है अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है। कहते हैं खनिज तत्वों के अंतर्ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं पौधे जो है मृदा की मिट्टी से यानी मिट्टी से बड़ी संख्या में खनिज तत्व अवशोषित करते हैं। जड़ों द्वारा आयनों का अंतर्ग्रहण निष्क्रिय और सक्रिय हो सकती है। यानी यहाँ पर जो है निष्क्रिय और सक्रिय यानी एक्टिव एंड पासिव फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले तो हमारा पासिव है निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय मतलब पासिव होता है दोस्तों अवशोषण। यह आरंभिक एवं तेज अवस्था होता है जिसमें कोशिकाओं को एपोब्लास्ट नामक, यानी आपने चैप्टर 8 देखा होगा, उसमें इस बात की पूरी जानकारी दी गई थी। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। तो आप ये मत सोचिए 8 चैप्टर जो है इसके पार्ट देखिए, उसमें आपको खनिज तत्व के जो है इसमें निष्क्रिय यानी पासिव के बारे में हर बात की इन्फॉर्मेशन दी गई है। कहते हैं बाहरी सतह पर आयनों का अवशोषण होता है, इससे अपचायित ऊर्जा की जो है आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो अपचयित होती है इसलिए ऊर्जा की इसमें आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसके पश्चात है सक्रिय अवशोषण। देखिए दोस्तों, सक्रिय अवशोषण अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है, यानी इसको हम कहते हैं एक्टिव। ठीक है, एक्टिव ये होता है, ये एक्टिव अवशोषण करता है यानी अब्जॉर्प्शन करता है। ये आयनों के अंतर्ग्रहण की दूसरी अवस्था है। ये आयनों के अवशोषण जो है सिम्प्लास्ट कहलाता है, सिमोप्लास्ट कहलाता है, जो कि हम 8 चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अंदर की सतह पर धीरे धीरे होती है, इसे हम उपचायी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहते हैं आयनों के संचलन के बाहरी और लक्ष्य कहते हैं जब आयनों का संचलन कोशिका के अंदर की ओर होती है उसे अंतवाह कहते हैं, तथा बाहर की ओर आयनों के संचलन को हम वहिवाह कहते हैं। कहते हैं कि मूल मंत्र में अवशोषित खनिज आयनों का स्थानांतरण जाइलम की वाहिकाओं द्वारा पादप के दूसरे अंगों तक होती है। ये तो आपको पता है कि जाइलम का काम जो होता है खनिजों को स्थानांतरण करना, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो और इसको आपको समझ भी है। Our next topic is mode of nutrition in plant. Friend, what do you mean to the mode of nutrition in a plant? Here, nutrition in a plant is classified into two main categories: is autotrophic and heterotrophy. Friend, is autotrophy and heterotrophy is important. Heterotrophy plant are further classified into the saprophytes, parasites, and insectivorous. There is a so in this diagram there is a chart here. Here, nutrition in a plant, there is two categories are divided: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. The first is auto means self, troph means a feeder, and the heterotrophic nutrition means hetero means other, trophic defect is a heterotrophic plant. This heterotrophic plant is divided by the three category. There is a phagocytic plant, and there is the sapro means return, and the sapro means plant. There is parasitic plant. Parasites means para. Beside is a side is a food. There is third is a insectivorous. Insectivorous is a plant. The insto is a eaten to insect. The first is a autotrophic nutrition. Here it is a type of nutrition in which there are living organism manufacture their own organic food from a simple inorganic raw material. The green plant exhibit to the autotrophic modes of nutrition, and hence is called autotrophs. This autotrophs is a required external energy source of the manufacture of organic substance. Green plant is obtained energy from to the sunlight and therefore are called to the photoautotrophs. This process is synthesized by the food in a plant in the presence of sunlight is called photosynthesis. The insectivorous, there are the autotrophics, but there is a developing specific structure to the trap insect to the overcomes Na2 deficiency because they grow in the soil having acute Na2 deficiency. The next is a heterotrophic nutrition. Mean contain a non-greens organism like a fungi and many bacteria fail to the synthesize. There is the oven organic nutrition that inorganic substance. This organism are they are depending on the some other external source of their organic nutrition. Such a plant are called heterotrophic plant, and their mode of nutrition is called to the heterotrophs nutrition. The heterotrophic plant are
broadly categorized into the two main group depending upon to the source from which they get their nourishment is a saprophytes and parasite. Saprophytes and parasites. The first is saprophyte. The first saprophytes are this plant which is a grow and live on the dead organic matter including animal and plant remain. Most of this plant is a secret some extracellular enzyme secret and the spore out of food which break down their complex organic compounds into the simple form. The simple form are then absorbed by the plants. Saprophytes is included mainly fungi and bacteria. The saprophyte is included only a fungi and bacteria. Also among their higher plant, the Indian pipes plant monotropha found in the Cassis hills of our country is a saprophyta. Here, so in this picture, there is a monotropha as the saprophyta plant in the hill station. There is an important plant you see on your hill station area. The next is a parasitic plant. This is a doeder. Is a casocata. Is a now the locality is a amarbel. Is a casobel. Is a parasitic plant that is a luck both of chlorophyll and the leaves. It's a yellow colored clamber that attaches itself to the host. It's give out a hysterias of their sucker that get attached to a phloems of the host and drive to the nutrition. Costocata does not have root in the mature condition. It's a produce a bunches of which is a yellowish well-shaped flower. Friend, you are see in your garden and the other roadside their plant is a amarvel. Name is in the amarvel. And the insectivorous plant, there is a plant which is the eutrophic but devolved adoption to trap of insect in order to their supplement of deficiency of nitrogen in the soil. The feed on the insect, they are generally found in the nitrogen deficiency habitats and they hand to the compensate their loss. Their insect is a source of nitrogen. Some examples given below. There are picture plant and other is a monotropha Indian's pipe plant and Costocata is adult active. There is a plant is important for the heterotrophic plants in this series. The pizza plant is a Nepthothenes. It is a found in the northeastern India. The Bruno is in the many regions of North America. These plants grow well in the wet soil. There's a leaf are modified in form of peaches. Their peaches has a nectar is a producing a gland below it is a rims. Shining the surface of the peaches and there are nectar secreted by the nectar gland and attract the insect. Insect once trapped can be not escape due to the presence of numerous downward pointed to hair in the peaches. Their digestive gland present at the base of the peaches is a secret enzyme. These insects are their digested by their enzyme and their product which is the mainly monocytes are absorbed by their inner surface of leaves at a picture plant. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है पौधों में जो है पोषण के प्रकार के बारे में हम जान रहे हैं। कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है, पौधों में पोषण के प्रकार किस प्रकार होता है, भोजन कैसे प्राप्त करता है पौधे। तो इसके लिए जो है पादपों में पोषण के दो खंडों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है स्वयंपोषी, एक होता है विषमपोषी। इसका मतलब होता है स्वयंपोषी का मतलब होता है दोस्तों ऑटोट्रॉफिक्स एंड विषमपोषी का मतलब है हेटरोट्रॉफिक्स। मीन्स विषमपोषी पादप आगे जो है मृत जीवी यानी सैप्रोफाइटस, परजीवी, पैरासाइट तथा कीटहारी यानी इंसेक्टोवर्स के में वर्गीकृत किया गया है। कहते हैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपके समक्ष होगा जिसमें आप देखोगे कि पादप में दो भागों में बांटा गया है, एक स्वयं पोषण और एक विषम पोषण। ऐसे पौधे जो स्वयं भोजन बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, वो स्वयं पोषण कहलाते हैं। और विषम पोषण जो होते हैं भोजन की आपूर्ति जो है बाहर से होती है जिसे हम विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मृत पादप जीवी जो कि विषम पोषी के अंतर्गत आता है। उसमें सरी गली वस्तुएं मेरे जो है मरे हुए गले जीवों के भोजन ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा जो है परजीवी पादप, परजीवी जो है अंदर जीवित जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और कीटहारी जो होते हैं जो कीट मकोड़े को पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। अब जो हमारा है क्या, अब हमारा पहला पॉइंट यही आता है दोस्तों कि
स्वयं पोषी पोषण, देखिए इस प्रकार के पोषण में जो है जीव प्राणी कार्बनिक खाद्य संश्लेषण जो है सरल कार्बनिक पदार्थों में स्वयं करते हैं और हरे पौधे स्वयं पोषी प्रकार के पोषण दर्शाते हैं। अंत स्वयं पोषी कहलाते हैं। स्वयं पोषियों को कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए बाहर की ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है और हरे पादप सूर्य से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें प्रकाश स्वयं पोषी कहलाते हैं। पौधे में खाद्य संश्लेषण क्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें यही बात होती है कि ये प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए ये स्वयं पोषी कहलाते हैं और स्वयं पोषी कैटेगरी में भी आते हैं। उसके पश्चात है हमारे समझ विषम पोषी पोषण के, यानी कहते हैं कुछ हरिमाहीन या हरित जीव ऐसे, यानी हरित जीव ऐसे कवक एवं कई जीवाणु हो सकते हैं जो कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पोषण स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। यानी विषम पोषी का अर्थ ही होता है जो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, उसे हम विषम पोषी कहते हैं। अंत ये जीव जो है कार्बनिक पोषण के लिए बाहर के स्रोत पर निर्भर होते हैं। ऐसे पादपों के विषम पोषी पादप कहते हैं तथा पोषण का प्रकार विषम पोषी पोषण कहलाता है। यानी ये जो होता है विषम पोषी कहलाता है और इसको जो है कई कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, जैसे स्रोत से विषम पोषी पादपों पोषण प्राप्त करते हैं पर आधारित उन्हें मूल रूप से 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी तथा तीसरा है कीटहारी पादप। तो इनके कैटेगरी में इनको जो है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो दोस्तों हमारा आता है मित्रजीवी। देखिए ये वे पौधे हैं जो है मरे सड़े गले 6 मन कार्बनिक पदार्थों पर, यानी जानवरों एवं पादप के जो टुकड़े जो समेत सड़ गल रहे होते हैं पर पाए जाते हैं। ये वृद्धि करते हैं और ऐसे अधिकांश पौधों को जो है कोशिकाओं के बाहरी एंजाइम यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम श्वेत होकर खाद्य पर पड़ते हैं तथा उनके जटिल कार्बनिक मिश्र यौगिक को सरल रूप में खंडित भी करते हैं। सरल रूप से ये पदार्थ जो है पौधे द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और मृतजीवी पौधों में मुख्यतः कवक तथा जीवाणु सम्मिलित होते हैं। उच्च वर्गीय पौधों में जो है मोनोट्रोपा, यानी मोनोट्रोपा जो है जिसको आप चित्र में भी देखोगे, ये भारत जो है खासी पहाड़ी में पाए जाते हैं जो कि मृतजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे होगे, ये जो है मोनोट्रोपा का है एक चित्र है जिसमें एक मृतजीवी पादप भी कहलाता है। ये कई जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के इलाकों में। उसके पश्चात है परजीवी पादप। देखिए परजीवी का मतलब ही होता है दूसरे जीवों के जो है भोजन ग्रहण करना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अमरवेल है। अमरवेल का डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहते हैं परजीवी पादप अमरवेल या आकाशवेल भी इसको कहते हैं, यानी इंग्लिश में डोरेडर कहते हैं या कस्टोकर्टका कहते हैं। एक परजीवी पादप है जिसमें पतिया एवं क्लोरोफिल दोनों अनुपस्थित होते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता और अनुपस्थित होते हैं, यानी पत्तियां भी नहीं होती और क्लोरोफिल भी नहीं होता। यह जो है पीले रंग की रोहित लता है, जैसे आप देख सकते हो। परपोषी जो होते हैं होस्ट होते हैं, पादप के साथ संलग्न हो जाते हैं तथा इसके जो है शोषक अंग यानी कस्टोरेजेस जो है गुस्तारी शोषक निकलते हैं और परपोषी के जो है लोएम्स को संलग्न होकर जो है पोषण चूसते रहते हैं, यानी दूसरे पौधे पे रहते हैं, उनका भोजन जो है चूसते रहते हैं और इस पर जो है सफ़ेद हल्के पीले घंटी रूपी जो फूलों के गुच्छे लगते हैं। ये आपको आसपास कहीं भी आप देख सकते हो, रोड के किनारे कहीं भी या कोई गार्डन में जाओगे तो ये अमरबेल के जो पौधे हैं, ठीक है, ये जो बेल हैं वो आपको दिखेंगे, पेड़ के ऊपर ये बेल दिखेंगे। इनका जड़ जो है कभी भी धरती पर नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ ये पेड़ों के ऊपर जो है ये अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात है कीटहारी पादप। कीटहारी पादप का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। कहते हैं कुछ जैसे पौधे होते हैं वे स्वयं पोषी होते हैं, परंतु मृदा में किसी खास खनिज तत्व की कमी के पूरा करने के लिए वो विषम पोषी दर्शाते हैं, यानी कीटहारी पादप इसका उत्तम उदाहरण है। ये पौधे जो है कीड़े को खाते हैं। ये अधिकतम ऐसे आवास में पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। अंत वह कमी की भरपाई करने के लिए वो कीड़े से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इन कीटहारी पादप जो होते हैं वो क्या करें, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और वो जो है मिट्टी से उनको प्राप्त नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कीड़े मकोड़ों के खा के अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते हैं। इसमें जो है घट पादप यानी पिक्चर प्लांट जो आपको पता ही है, ठीक है, नेप्थोथेल्स आते हैं। उसके बाद है सनडेव्स। सनड्यूस जो होती है ड्रोसेरा कहते हैं। उसके बाद है बेनस लास्ट ट्रैप्स यानी बेनस फ्लैट ट्रैप्स होते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डैनो या कहते हैं। उसके बाद है ब्लड रवर्ट जो होते हैं, जिसको हम साइंटिफिक नाम जो है इट्री क्लेरिया कहते हैं।
कहते हैं घट पादप जो होते हैं नेफ्थलीस होते हैं, ये उत्तर पूर्वी भारत, वेनेजुएला तथा उत्तर अमेरिका में कई हिस्सों में ये पाए जाते हैं। ये पौधे गीली मिट्टी में बढ़िया वृद्धि करते हैं। इनकी पत्तियां रूपांतरित होकर घट यानी पिक्चर्स के रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। और इसके जो आकार ले लेते हैं और घट के किनारे किसी भी नीचे भी ग्रंथि होती है जो मकरंद बनाती है। घट की चमकदार सतह पर जो है मकर ग्रंथि से जो मकर कीटों को आकर्षित करती है और घट में अनेक रोम नीचे की ओर इंद्रित होती है। अंत कीड़ा एक बार फंसा तो बाहर निकलना संभव नहीं होता है। घट के आधार भाग में पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है जो कि एंजाइम स्वयं करती है और इस एंजाइम द्वारा जो है कीड़ा का पाचन हो जाता है और पादप मुख्यतः अमीनो अम्लों और अवशिष्ट घटक के आंतरिक सतह हो जाता है। इनसे इनको क्या होता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है कुटकुटा यानी अमरबेल को भी दिखाया गया है, मोनोटोपा को भी दिखाया गया है और जो है नेफोथिलीज को भी दिखाया गया है, जिसे हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तीनों प्लांट को यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा ये 9 चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 9 चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। अब जो है हम 10वां चैप्टर में देखेंगे कि क्या है, लेकिन 10वां चैप्टर देखने के लिए आपको त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता होगा, तभी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को सराहिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसी आशा के साथ कि इसको और बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, हम 10वां चैप्टर में मिलेंगे एंड 10 चैप्टर में हमारा दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।